नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। धर्मांतरण गैंग पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। धर्मांतरण के धंधेबाजों पर सख्ती दिखाते हुए योगी सरकार एटीएस के साथ एसटीएफ को भी जांच के लिए लगा चुकी है। सीएम योगी ने साफ निर्देश दिए हैं कि अवैध धर्मांतरण के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। यूपी में धर्मांतरण गैंग पर योगी सरकार का शिकंजा कसता जा रहा है। अब यूपी एटीएस के साथ एसटीएफ ने जांच शुरू कर दी है। यानी शहर शहर धर्मांतरण गैंग के धंधेबाजों पर चौतरफा प्रहार शुरू हो चुका है। अब तक जांच एजेंसियों ने कई खुलासे करते हुए धर्मांतरण गैंग के खिलाफ 50 केस दर्ज किए हैं, जिसमें 67 आरोपी सलाखों के पीछे हैं। शहर शहर धर्मांतरण की गुत्थी को सुलझाते हुए पता चला है कि सबसे ज्यादा 12 केस मेरठ में हैं। वहीं बरेली 10 केस के साथ दूसरे नंबर पर है और गोरखपुर में 7 धर्मांतरण के केस हैं। जांच एजेंसियां धर्मांतरण में टेरर फंडिंग की भी जांच कर रही है। धर्मांतरण और लव जिहाद के नए नए मामले सामने आ रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि चुनाव पास आते ही ऐसे मामले जानबूझकर उछाले जा रहे हैं। वहीं हिंदूवादी संगठन कह रहे हैं कि धर्म के खिलाफ साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब बाराबंकी और मुजफ्फरनगर में बवाल मचा हुआ है। बाराबंकी के अमरसंडा गांव में लव जिहाद का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि अब्दुल वहाब नाम का शख्स देशराज बनकर एक हिंदू परिवार के घर खेती का काम देखता था, लेकिन अचानक अब्दुल उसी परिवार की लड़की को लेकर फरार हो गया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि अब्दुल ने लड़की पर दबाव बनाकर धर्मांतरण भी करवा दिया। पीड़ित परिवार के मुताबिक अब्दुल उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहा है। इस बात का भी खुलासा हुआ है कि अब्दुल नाम का ये आरोपी पहले से शादीशुदा है और उसका 5 साल का बच्चा भी है। लड़की हमारा जो है वो जो है भगा ले हुआ है। का नाम है? देशराज। वो ऐसा है कि लड़की जो है वो बुलाएगा, हमको बनाए दे तू और का खेती दिवा दी और देशराज बन गया और खेती जोते लागू। इस बीच शादी का एक सर्टिफिकेट भी सामने आया है, जिसमें लड़के का नाम अब्दुल वहाब लिखा है, लेकिन लड़की का नाम सिमरन लिखा है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। लड़की और लड़का दोनों पुलिस अभिरक्षा में हैं। लड़की का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। धारा 64 सीआरपीसी का कथन अंकित कराया जाएगा एवं अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से पूरी की जाएगी। उधर मुजफ्फरनगर के खतौली में भी एक महिला ने मुस्लिम शख्स पर धोखे से धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया। पीड़ित का आरोप है कि उस्मान ने अपने भाई नदीम के साथ मिलकर पहले फर्जी कागज बनवाए और फिर निकाह कर उसका यौन शोषण किया। आरोप के मुताबिक उस्मान ने उसके लाखों रुपए भी हड़प लिए। विवाद तब सामने आया है जब आरोपी उस्मान ने एक और लड़की से शादी कर ली और जब पीड़ित महिला ने विरोध किया तो आरोपी के भाई नदीम ने उसके साथ मारपीट की। इस मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उस्मान का भाई नदीम अभी फरार है। एक प्रकरण हमारे यहाँ आया था, एक लड़की ने अपने शोषण और बलात्कार का आरोप लगाया था, जिसका हम लोगों ने मुकदमा पंजीकृत किया है, अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। हिंदू जागरण मंच ने पूरे मामले में आंदोलन की धमकी दी है। बड़ी साजिश करके हमारी हिंदू समाज की बहन बेटियों का धर्मांतरण किया जा रहा है। उसी में हमने मांग की है, हिंदू जागरण मंच ने एक तहरीर दी है, ऐसे मौलवी मौलाना काजियों के खिलाफ तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ये जो बड़े स्तर पे धर्मांतरण का कार्य चल रहा है ये तुरंत बंद होना चाहिए। यूपी में पहले से धर्मांतरण और लव जिहाद पर जमकर सियासत हो रही है। ऐसे में दोनों मामलों से सूबे का सियासी पारा भी बढ़ने के आसार हैं। बाराबंकी से अनिरुद्ध शुक्ला, मुजफ्फरनगर से बिनेश पवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। यूपी में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराए जाने के एटीएस के खुलासे के बाद हड़कंप मचा हुआ है। अब इस मामले में इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक विवादित प्रोफेसर का नाम भी सामने आया है। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद पर आरोप है कि उन्होंने कानपुर की एमबीए की छात्रा का धर्मांतरण कराया है।
धर्मांतरण मामले में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद का कनेक्शन दिल्ली से गिरफ्तार उमर गौतम के साथ सामने आया है। आरोप है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के सिलसिले में ऋचा नाम की युवती इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद के संपर्क में आई और इस प्रोफेसर ने ऐसा ब्रेन वॉश किया कि ऋचा माही मली बन गई। प्रदेश में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण के मामले का एटीएस ने खुलासा किया है, जिसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है और एटीएस सहित तमाम दूसरी सुरक्षा एजेंसियां इस मामले की जांच में जुटी है। लेकिन अब इसका ताज़ा कनेक्शन संगम नगरी प्रयागराज से भी जुड़ रहा है। दरअसल कानपुर की घाटमपुर की रहने वाली ऋचा, जो कि MBA कर चुकी है, वो इनके संपर्क में आई थी और उसने भी धर्म परिवर्तन किया है और वो माहीन अली बन गई है। और जब एटीएस को इस बात का खुलासा हुआ तो उसके परिजनों से जब पूछताछ की गई तो उसमें मोहम्मद शाहिद, जो कि इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के जो है वो प्रोफेसर हैं, उनका नाम सामने आ रहा है कि उनसे प्रेरित होकर वो मुस्लिम धर्म उसने अपनाया है और इन दिनों वो जयपुर में नौकरी कर रही है। प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद का पहले भी विवादों से नाता रहा है। तबलीगी जमातियों को कोरोना काल में पनाह देने के मामले में वो जेल भी जा चुके हैं। एक बार फिर धर्मांतरण के आरोपों में प्रोफेसर घिर चुके हैं। फिलहाल आरोपी प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद इस वक्त कहां है, किसी को पता नहीं। हालांकि इस वक्त हम मौजूद हैं मोहम्मद शाहिद के उस मकान के बाहर, जो कि प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस के। उनके मकान पे ताला लगा हुआ और पड़ोसियों से जो बात हुई है उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो अपने गांव गए हैं, वो यहाँ पर नहीं है। लेकिन मोहम्मद शाहिद पहले भी विवादों में रहे हैं। इससे पहले जो उनका मामला आया था वो तबलीगी जमात के मामले में उनका नाम आया था और ये कहा गया था कि जिस समय कोरोना का संक्रमण फैला था, तबलीगी जमात के तमाम लोग इंडोनेशियाई यहाँ पर आए थे और इंडोनेशियाई जो लोग आए थे उनको मस्जिद में ठहराने और इसके साथ ही साथ कोरोना संक्रमण फैलाने के मामले में उनके ऊपर FIR हुई थी और करीब 1.5 माह तक उन्हें जेल में रहना पड़ा था और 2 जून को उन्हें जमानत मिली थी और उसके बाद वो रिहा हुए थे। तो ये कह सकते हैं कि एक बार फिर से उनका नाम यहाँ पर धर्मांतरण वाले मामले में आया है। अब इस मामले में भी एटीएस सहित दूसरी जांच एजेंसियों के इस मामले की जांच कर रही हैं। उसके बाद ही इस बात का पता चलेगा कि आखिर इसमें सच्चाई क्या है। दरअसल दिल्ली में गिरफ्तार उमर गौतम के संगठन से जांच एजेंसियों को जो लिस्ट हाथ लगी है, उस लिस्ट में ऋचा से माहिम अली बनी युवती का नाम 12वें नंबर पर शामिल है। जांच एजेंसियों को ये सूचना भी मिली है कि ऋचा से माहिम बनी MBA पास आउट युवती अपनी सैलरी से हर महीने 75,000 रुपए एक इस्लामिक संगठन को दान भी देती है और अब दूसरी लड़कियों का ब्रेन वॉश कर उन्हें इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए प्रेरित करती है, जिसका खुलासा युवती के परिजनों ने ही किया है। अब इस खुलासे के बाद आरोपी प्रोफेसर भी एटीएस और दूसरी एजेंसियों के निशाने पर हैं। न्यूज़ 18 के लिए प्रयागराज से सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। धर्मांतरण के मुद्दे पर न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि सीएम के निर्देश के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, साथ ही विदेशी फंडिंग पर भी तफ्तीश जारी है। कानून मंत्री उत्तर प्रदेश के हैं सर, किस तरह से कंट्रोल इसको किया जा रहा है? लगातार हर दिन 7 से 8 मामले बहुत गंभीर मामला है और इसकी उच्च स्तरीय जांच हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी और सीधा इसका जो है अपने इसमें निरीक्षण में डे टू डे अपडेट ले रहे हैं और इसमें STF को भी लगाया गया है, ATS भी सक्रिय है, यूपी पुलिस भी सक्रिय है। 1000 से अधिक लोगों का धर्मांतरण की बात प्रकाश में आई थी। इंटरनेशनल फंडिंग की भी बात जांच के दौरान आई है और पूरी प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच चल रही है और हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। इसमें टेरर फंडिंग की बात आई, 4 विदेशी खाते ATS को मिले हैं, जिसमें खुद मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है, CS होम ने दिया है कि इन विदेशी खातों से उमर के खाते में फंडिंग आई है और हवाला का बात भी सामने आया, उस एंगल पे भी जांच। दरअसल अगर कोई विदेशी कानून टूटा है, फॉरेन फंडिंग की बात आ रही है, तो हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं, हर स्तर पर हम जाँच कर रहे हैं, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। उत्तर प्रदेश की शांति व्यवस्था को जो लोग डिस्टर्ब करने में लगे हैं, उनके मंसूबों को हम कामयाब नहीं होने देंगे। हमारी कार्रवाई इतनी कड़ी होगी कि आने वाली पीढ़ियां भी उनको याद करेंगी, उनकी रूह कांपेगी और बहुत ही दुखद है। उत्तर प्रदेश के माहौल को डिस्टर्ब करने का प्रयास इन लोगों ने किया है, हम इनको छोड़ेंगे नहीं। कल फिरोजाबाद में एक मामला आया, पति को धर्म परिवर्तन करा दिया गया ब्रेन वॉश करके, अपनी पत्नी को कराना चाहता था, पत्नी ने नहीं किया तो उसको घर से निकाल दिया। आज की पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, उसका बयान भी हो रहा है। ऐसे मामले फतेहपुर से लेकर बरेली तक, कश्मीर तक, यूपी के कई सारे जिलों, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ऐसे मामले आए हैं, जैसे फतेहपुर में है, कानपुर में है और अभी फिरोजाबाद की घटना का आप जिक्र कर रहे हैं। पूरी सूची बन रही, क्योंकि जांच चल रही है, जांच के दौरान कुछ भी कहना उचित नहीं होगा, जांच प्रभावित हो सकती है, लेकिन पूरी जांच होने के बाद हम पूरे तथ्य आपके समक्ष रखेंगे। लेकिन ऐसी कार्रवाई होने जा रही है कि वास्तव में ये आने वाले समय के लिए नजीर बनेगी।
और इसी बीच चंदौली से बड़ी खबर आ रही है। रेलवे यार्ड से 2 संदिग्ध गिरफ्तार हुए हैं। जीआरपी आरपीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। आर्मी के पार्सल के साथ गिरफ्तारी हुई है। प्रयागराज से गुवाहाटी के लिए बुक था ये पार्सल। मुगल सराय के रहने वाले हैं दोनों युवक। इमरान और आमिर से खुफिया एजेंसी पूछताछ कर रही है, तो मिलिट्री इंटेलिजेंस को भी इस बारे में जानकारी दी गई है। गश्त के दौरान ये दोनों गिरफ्तार किए गए हैं। इनकी एक्टिविटीज काफी संदिग्ध लगी, जिसके बाद इन्वेस्टिगेट किया गया। नितिन, पूरी खबर बताइएगा, क्या जानकारी मिली है इन दोनों के बारे में? जीनत, ये आमिर रजा और एक अन्य उसका सहयोगी है। ये इस ट्रेन से उतरा है रात में, आपको बता दें, और उस समय जब सुरक्षा कर्मी वहां पर ड्यूटी कर रहे थे तो इन्होंने यार्ड से इनको पकड़ा। इनके पास से जो पार्सल बरामद हुआ है वो मिलिट्री का पार्सल है और गुवाहाटी के लिए जा रहा था। बताया जा रहा है कि ये पार्सल इलाहाबाद से चोरी किया गया है और यहाँ पर जब ये उतरे तो पुलिस ने और सुरक्षा कर्मियों ने इनको हिरासत में लिया है। फिलहाल इन दोनों युवकों से पूछताछ जारी है। आईबी की टीम मौके पर पहुंची है, साथ ही मिलिट्री इंटेलिजेंस और अन्य जो टॉप की खुफिया एजेंसी हैं उनको इस बाबत सूचना दी जा चुकी है। आपको बता दें ये सिक्योरिटी लैक है निश्चित तौर पे। आपको बता दें कि जून 2020 में यहाँ से आईएसआई एजेंट भी गिरफ्तार हुआ था। उसको मद्देनजर पुलिस ये निश्चित तौर पे सीरियस इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में कर रही है। इन्वेस्टिगेशन के बाद चीजें साफ हो जाएंगी। क्या ये सिर्फ 2 थे या फिर और भी लोग थे? पुलिस जो है और अब सीआरपीएफ जीआरपी सभी तैयार जो है इनके जांच कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी देश में कोरोना प्रभावित इलाकों की यात्रा कर रही है। वैक्सीन को लेकर जागरूकता लाने में सहयोग ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। ओवैसी की एआईएमआईएम और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने यूपी में ताल ठोकने के लिए गठबंधन किया। गठबंधन हुए अभी कुछ दिन ही बीते हैं कि सीटों को लेकर रस्साकशी शुरू हो गई। हालांकि ओपी राजभर ने गठबंधन के साथ यूपी की सभी 403 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया। दोनों पार्टियों के बीच हुई तनातनी पर बीजेपी और एसपी तंज कस रहे हैं। यूपी में भागीदारी संकल्प मोर्चा के सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ओवैसी के 100 सीटों की बात से मुकर गए। राजभर ने दावा किया है कि यूपी में भागीदारी संकल्प मोर्चा के सभी 10 दल मिलकर 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ना तो ओवैसी जी की मायावती जी से कोई बात हुई है और ना तो उन्होंने मोर्चे में 100 सीट की बात किया है। स्थिति ये है कि माननीय ओवैसी जी ने साफ साफ कहा है कि हम मोर्चे में रहेंगे। अब मोर्चे में जो भी सीट हमको मिलेगी हम वो सीट लड़ेंगे और हम लोग सब लोग अपनी अपनी सीट की तैयारी पूरे 403 सीटों की कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने यूपी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से गठबंधन के बाद 100 सीटों पर लड़ने का भी ऐलान किया था। और हमारे पार्टी के यूपी के प्रेसिडेंट ने इस बात का ऐलान भी किया कि हम एमआईएम पार्टी आने वाले 2022 के असेंबली चुनाव में हम 100 असेंबली सीट पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। हमने लोगों से एप्लीकेशन लेना भी शुरू कर दिया। वहीं केंद्र सरकार में मंत्री रामदास अठावले और यूपी सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने ओवैसी के गठबंधन पर निशाना साधा है। सपा वो सब अलग अलग लड़ेंगे तो उसका फायदा बीजेपी को होगा। ऑल इंडिया एमआईएम अगर ज़्यादा सीटें लड़ेगा तो उसका फायदा बीजेपी को होगा। वो 100 सीट नहीं 403 विधानसभा पर लड़े, हम लोगों को क्या ऐतराज हो सकता है। जहाँ तक गठबंधन की बात है तो ओम प्रकाश राजभर पहले ही अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी के कौमी एकता दल से गठबंधन करके देख चुके हैं। जनता बहुत अच्छी तरीके से जान चुकी है। इन लोगों की राजनीतिक दुकान पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। ये फ्रस्ट्रेशन है और ऊल जुलूल की हरकत कर रहे हैं बस, और इसके अलावा कुछ नहीं। यही नहीं, ओवैसी और ओपी राजभर की पार्टियों के बीच गठबंधन से समाजवादी पार्टी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता।
समाजवादी पार्टी को इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन किसके साथ मिलकर चुनाव लड़ता है। समाजवादी पार्टी इस बार सामाजिक न्याय के लिए, समाज के विकास के लिए, महिला सुरक्षा के लिए, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए, महंगाई कम करने के लिए और किसानों को सम्मान दिलाने के लिए इन्हीं मुद्दों को लेकर हम 2022 का चुनाव में जाएंगे और जीतेंगे। खैर, गठबंधन में सीटों की लड़ाई नई नहीं है, लेकिन भागीदारी संकल्प मोर्चा यूपी के लिए नया है। अब 2022 में तय होगा कि ओवैसी की एंट्री से यूपी में किसको फायदा होगा और किसको नुकसान। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर बीएसपी अध्यक्ष मायावती का बड़ा बयान आया। बीएसपी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ेगी। बीएसपी का विधानसभा चुनाव पर फोकस है। विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे, ये बात उन्होंने कही और ये आज की बड़ी खबर रही। यूपी को बचाना है, सर्वजन को बचाना है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ये नया नारा दिया। मेरी निष्क्रियता की अफवाह उड़ाई जा रही है। तो कुल मिलाकर फोकस्ड हैं बीएसपी के कार्यकर्ता और वो सीधा विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, वक्त जाया नहीं कर रहे और जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ेंगे बीएसपी। ये क्योंकि एक दो दिन से सवाल उठ रहे थे और उसका भी वो जवाब देती हुई यहाँ पर नजर आई है कि हम अपना वक्त जो है वो बर्बाद नहीं करेंगे। हमारा जो फोकस है विधानसभा चुनाव पर है और अकेले लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। साम दाम दंड भेद अपना रही है बाकी की पार्टियां। यूपी और दूसरे राज्यों में बीएसपी सक्रिय है। यूपी में ये जिला पंचायत का चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मेरा यूपी की जनता से उनके हित व कल्याण के लिए यही कहना है कि यूपी को बचाना है, बचाना है, सर्वजन को बचाना है, बचाना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है व जरूर लाना है। यही समय व प्रदेश की आम जनता की मांग भी है। इसलिए चुनाव में बीएसपी का यही मुख्य नारा व उद्देश्य भी होगा। यहाँ उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में बीएसपी की अकेले यहाँ अपने बलबूते पर सरकार बन सके। और हमें इस बात की भी जानकारी है कि जब बीएसपी की यहाँ सरकार बन जाएगी तो तब प्रदेश के अधिकांश जिला पंचायत अध्यक्ष खुद ही बीएसपी में शामिल हो जाएंगे। तो प्रदेश में महिलाओं के लिए रोडवेज बसों के सफर को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए बसों में पैनिक बटन लगे हैं। पैनिक बटन दबाते ही नजदीकी थाने में जानकारी पहुंचेगी और बसों में यात्रियों के साथ होने वाले अपराधों पर भी शिकंजा कसेगा। रोडवेज बस में लगा लाल बटन लाइट जलाने या फिर गेट खोलने के काम नहीं आता, बल्कि ये एक पैनिक बटन है। यानी कि अब यात्रा के दौरान कोई भी मनचला अगर महिला से छेड़खानी करेगा तो उसे हवालात पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। इस बटन का फायदा ये है कि जीपीएस के जरिए हर वक्त बसों के संचालन पर नजर रखी जा सकेगी। किसी को बिना बताए अपना मतलब दे सकते हैं सबको सूचना। वैसे देंगे तो आदमी फोन द्वारा करते हैं तो आदमी तुरंत शंका कर लेता है, कोई फोन छुड़ाने लगता है, कोई कुछ लड़ाई लड़ने लगता है। निर्भया फंड से रोडवेज की 11,750 बसों में पैनिक बटन और जीपीएस यानी कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम लगाए जाएंगे। इसके लिए टेंडर हो चुके हैं और उरई रोडवेज परिवहन की 98 में से 2 बसों में पैनिक बटन लगा दिए गए हैं। इंटीग्रेशन का काम पूरा होने के बाद इसे इस्तेमाल में लाया जाएगा। पैनिक बटन लगाने से किसी भी स्थिति में यात्रा के किसी भी समय पे अगर कोई ऐसी अप्रिय स्थिति उत्पन्न होती है जिससे जो हमारी महिला पैसेंजर्स हैं उनको ऐसी स्थिति आती है किसी से संपर्क करना चाहते हैं या फिर किसी को वो करते हैं तो त्वरित गति से वो उसको दबा के वो सूचना बस में लगे हुए वीटीएस से इंटीग्रेटेड होगी और वो 112 हमारे कमांड सेंटर में हमारे वीटीएस जो एप्लीकेशन उससे इंटीग्रेटेड है एक और हमारे यहाँ इंटरसेप्टर से इन सभी जगह एक साथ तुरंत ये सूचना जाएगी। बसों में लगातार बढ़ते क्राइम पर रोक लगाने के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से उठाया गया ये एक अहम कदम है। इससे महिलाएं बसों में सफर करते हुए खुद को सुरक्षित महसूस करेंगी। जालौन से न्यूज़ 18 के लिए प्रदीप कुमार त्रिपाठी की रिपोर्ट। एक छोटा सा ब्रेक ले